नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष। पेपर फर्स्ट के अंदर भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक। आज अपन पढ़ रहे हैं राजपूत राज्यों से संधियाँ। पहले वाले चैप्टर के अंदर अपन लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में सहायक संधि के बारे में पढ़े थे। अब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि राजपूत राज्यों से हुई थी, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर भारत में मुगलों की केंद्रीय सत्ता पतनोन्मुख हो गई थी, अतः राजस्थानी रियासतों पर कोई नियंत्रण करने वाली कोई सार्वभौम सत्ता नहीं रही। जिन राजस्थान की जो 19 रियासतें थी, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनकी अनाधिकृत चेष्टाओं के लिए होने वाले पारस्परिक युद्धों को रोक सकती थी। एक ही राजवंश के राज परिवारों, उनके वंशजों के मध्य पारस्परिक झगड़े होते रहते थे। अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और रियासतों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाएं रुकी हुई थी, वह बाधा प्राय प्रबल केंद्रीय सत्ता की कमज़ोर हो जाने से प्रकट होने लगी। तो ये राजपूत राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियाँ करना प्रारंभ की। अब अपन देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे हैं जो ब्रिटिश आधिपत्य के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ बनी। उनके प्रमुख कारणों पर अपना अध्ययन देखते हैं। राजपूतों के आपसी विवाद। राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, उन रियासतों में ही आपसी झगड़े होते थे, वही आपसी विवाद होते रहते थे। जो जैसे अपन देखते हैं कि जोधपुर के महाराजा अभी सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया, तो जयपुर के सवाई जय सिंह ने बूंदी राज्य पर ही अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। सामंतों के बढ़ते हुए दबाव से मुक्त होने के लिए इस रियासतों में पारस्परिक आपस में झगड़े होते थे। एक रियासत दूसरी रियासत पर आक्रमण करती थी, है ना। अब अपन देखते हैं दूसरा है मराठों का हस्तक्षेप। 1951 ईस्वी तक बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को छोड़कर राजस्थान के प्राय सभी राज्यों में या रियासतों में मराठों का प्रवेश हो चुका था। मराठे राजस्थान की रियासतों पर आक्रमण करते, उनसे चौथ वसूली करने लगे। वैसे देखा जाए तो मराठों ने बहुत सा धन मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि राज्यों से प्रतिवर्ष वसूल कर लेते थे। वायदे के अनुसार निश्चित रकम वसूल करने तथा राजपूत शासकों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए मराठों ने राजस्थान राज्यों की विभिन्न राजधानियों, महत्वपूर्ण नगरों, केंद्रों पर अनेक बार आक्रमण किया। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान की जो भूमि थी वो इतनी उपजाऊ नहीं थी और यहाँ का व्यापार वाणिज्य भी लगभग नगण्य था। अब मराठों के निरंतर आक्रमणों तथा उनकी लूटमार के कारण रियासतों की आर्थिक स्थिति लगातार दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। मराठों की कभी समाप्त न होने वाली आर्थिक मांगों के कारण राजपूत शासक त्रस्त हो गए थे। ये आर्थिक दुर्दशा ही अपन मान के चलते हैं कि राजपूत शासकों ने मराठों को वार्षिक खिराज देना स्वीकार कर लिया था, किंतु स्वेच्छा से उन्होंने वार्षिक खिराज की रकम कभी नियमित रूप से अदा नहीं की। फलस्वरूप मराठों के बार बार सैनिक आक्रमण, शक्ति लूट खसोट के कारण राजपूत जो रियासतें थी उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं चौथा कारण, शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े। जैसे मेवाड़ रियासत और उनके सामंतों के बीच में आपसी झगड़े, मारवाड़ रियासत और उनके सामंतों के आपसी झगड़े। और ये सामंत जो थे वो मराठों को अपने वहाँ भाड़े पे लाकर विरोध करते थे। राजस्थान राज्यों में वैसे मराठों के हस्तक्षेप से शासकों और सामंतों का आपसी झगड़े आपस में ज़्यादा ही बढ़ गए थे, क्योंकि कोई भी सामंत जो होता था वो अपने शासक की बजाय मराठों पर सेना रखना उचित समझता था और शासक भी मराठों को भाड़े पे सेना बुलाते थे। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं तो जोधपुर के शासक भीम सिंह और उसके सामंत पोखरण ठाकुर सवाई सिंह के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। तब सवाई सिंह ने मराठा सरदार लखवा दादा को जोधपुर चढ़ाई करने के हेतु आमंत्रित कर दिया था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि 1788 ईस्वी में मेवाड़ में सलूम्बर के रावत भीम सिंह ने तुक्का जी होलकर से समझौता किया था, है ना। मराठा सेना को पैसे की लालच होता था, उनको जो पैसा देगा वो उसी के पक्ष में लड़ाई करते थे और दूसरे पर आक्रमण कर देते थे।
इन्हीं परिस्थितियों के कारण जो राजस्थान की राजपूत रियासतें थी उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायक संधियाँ की। वैसे देखा जाए तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित करना चाहता था। ये तभी संभव था जबकि होलकर सिंधिया को उनके राज्य की सीमा में सम्मिलित कर दिया जाए, क्योंकि ये मराठे थे राजस्थानी रियासतों पर बार बार आक्रमण करते थे और यहाँ तक कि पिंडारियों शक्तियों का भी दमन किया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को कंपनी के संरक्षण में लाना अनिवार्य था। 1817 ईस्वी में वह राजपूत राज्यों से संधियाँ करने को तत्पर हुआ। इसके लिए उसने दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट मेटकोप को राजपूत राज्यों से समझौता संपन्न करने का आदेश दिया। अब अपन देखते हैं कोटा राज्य के साथ संधि। कोटा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि हुई थी। कोटा राज्य से संधि होने का कारण वहाँ के मुख्य प्रशासक झाला जालिम सिंह की कूटनीति थी। इस संधि के तहत कोटा राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुई थी। इस संधि की जो मुख्य धाराएं थी उसमें पहली धारा है, ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच मैत्री और सद्भावना सदैव बनी रहेगी। एक पक्ष का मित्र और शत्रु दूसरे का भी मित्र और शत्रु समझा जाएगा। ब्रिटिश सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का वचन देती है। कोटा महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी सदैव ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते रहेंगे। पांचवा है, ब्रिटिश सरकार की बिना अनुमति के कोटा राज्य किसी अन्य शक्ति से न तो संधि करेगा और न मैत्री रखेगा, किंतु अपने मित्रों व संबंधियों के साथ उसका मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार पूर्व की तरह जारी रहेगा। छठा है, महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। कोटा राज्य अब तक मराठों को जो भी खिराज दे रहा है वो अब ब्रिटिश सरकार को देगा। यानी कोटा राज्य पहले मराठों को खिराज देता था। कोटा से लिया जाने वाला जो खिराज राशि थी जो मराठों को दिया जाता था वो लगभग 2,44,777 रुपये कोटा राज्य खिराज के रूप में मराठों को देता था, वो ब्रिटिश सरकार को देगा। ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति यानी कोई फ्रांसीसी, डच, कोई भी अन्य शक्ति कोटा राज्य से खिराज का दावा नहीं करेगी। यदि कोई शक्ति ऐसा करती है तो उसे ब्रिटिश सरकार जवाब देगी, उसका आक्रमण जो भी है उसका जवाब ब्रिटिश सरकार देगी। ब्रिटिश सरकार की मांग पर कोटा राज्य अपनी क्षमता के अनुसार सैनिक सहायता देगा, यानी कि जब भी ब्रिटिश सरकार को आवश्यकता होगी कोटा राज्य सैनिक सहायता देगा। महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्णतः शासक बने रहेंगे तथा यानी कि वहाँ के ब्रिटिश सरकार के दीवानी और फौजदारी कानून लागू नहीं होंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार उसके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ये 10 धाराओं के साथ कोटा राज्य के साथ ब्रिटिश इंडिया कंपनी संधि संपन्न हुई थी, लेकिन इस संधि में झाला जालिम सिंह जो कि कोटा राज्य का प्रशासक था उसके हस्तक्षेप के कारण इस संधि में 2 पूर्व धाराएं और जोड़ी गई थी। झाला जालिम सिंह जो था वो अपनी वृद्धावस्था में अपने उत्तराधिकारियों को भी कोटा राज्य का प्रशासक नियुक्त करना चाहता था और अंग्रेज भी ये चाहते थे कि झाला जालिम सिंह को थोड़ी रियायत दी जाए, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों से संधि की, अंग्रेज़ों के प्रति उसने अपने सैनिक शक्ति का भी प्रयोग किया था। झाला जालिम सिंह के विशेष आग्रह पर कोटा राज्य के साथ हुई संधि में अंग्रेज़ों ने 2 पूरक धाराओं का समावेश किया। पहली धारा ये थी कि कोटा राज्य के महाराव उमेद सिंह के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र तथा उसके वंशज कोटा राज्य के शासक होंगे। यानी कोटा राज्य के जो शासक हैं वो तो महाराव उमेद सिंह और उसके पुत्रों का ही होगा, लेकिन राज्य की समस्त सत्ता यानी प्रशासन झाला जालिम सिंह और उसके बाद उसके वंशजों के अधीन होगा। यहाँ इस पूरक संधि से झाला जालिम सिंह के जो वंशज हैं उनको प्रशासक का अधिकार दिया गया। इस तरह संधि कोटा राज्य के लिए तो अपन देखते हैं कोई खास घातक ही सिद्ध हुई है, कोई खास सिद्ध नहीं हुई, लेकिन झाला जालिम सिंह ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य अवश्य निश्चित कर दिया था। धन्यवाद छात्रों।